ये हेडिंग है बेटा। तो हमें कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा कि भाई ये मान लो ऐसे टूटता है, तो फिर उसका वन टॉप गुणांक कैसे आएगा। तो इसके लिए अपन लेते हैं माना कोई विलेय मान लो AN है, निम्न प्रकार से वियोजित होता है। तो इसके वियोजन का हिसाब किताब यहाँ देखो, AN NA में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ एक मोल से कितना मोल बन रहा है, 1 मोल कन्वर्ट इनटू N मोल। तो T इज इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियली हम कितना मोल ऐड कर रहे हैं, मान लो इसके A मोल ऐड कर रहे हैं, इसके कितने थे 0। जब इक्विलिब्रियम आया T इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम, तो A में से कुछ गया होगा, कुछ को क्या बोल रहे हैं अपन, समथिंग लाइक X। तो A में से कितना गया X, तो एक में से कितना गया X बाय A। समझ गए बात को। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं अल्फा। तो ये क्या बनेगा बताओ, A माइनस A अल्फा। तो बताओ ये क्या आएगा, यहाँ बताओ बच्चों क्या आएगा। ये समझा क्या मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला पता था क्या, ये समझ गया क्या, ये समझ गया क्या A माइनस A अल्फा क्यों आया। अगर नहीं आया तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा भी बता सकता हूँ इसको। जैसे A में से गया मान लो X, तो ये क्या बनेगा NX। यहाँ तक तो टेंशन ही नहीं है। अब डेफिनेशन क्या होती है अल्फ़ा की, अल्फ़ा होता है डिसोसिएटेड, मतलब जो गया वो डिवाइडेड बाय जो शुरू में लिया था हमने A, मतलब एक में से जो जाता है उसे अल्फ़ा बोलते हैं। तो बताओ X की वैल्यू क्या आएगी, तो ये हो गया A माइनस A अल्फ़ा और N टाइम्स ऑफ A अल्फ़ा, यही बात है करेक्ट। अब मुझे बताओ सैद्धांतिक कण किसके बराबर होंगे, A के बराबर। क्यों, क्योंकि हमने ये थोड़ी मान के लिया था कि वो टूटेगा या जुड़ेगा। भाई हमने मान लो पानी के अंदर ये मोल पटके, तो हमने कितने मोल पटके उसमें बोलो, A मोल। और वहां जाने के बाद वो क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। अब बताओ, अब टूटने फूटने के बाद अब कितने मोल है पानी के अंदर, बता सकते हो। भाई कुछ तो ये बच गया और कुछ नया बन गया, तो यही तो है, ये सैद्धांतिक है या प्रायोगिक है, ये प्रायोगिक जो टूटने के बाद है। और ये वाले जो हैं वो कौन से हैं, सैद्धांतिक। अब तुम अच्छी तरह से जानते हो, अतः NT अगर मैं फाइंड करूं टोटल मोल, NT जो प्रायोगिक वाले हैं वो कितने आ जाएंगे, A, इनको ऐड कर देंगे, A माइनस A अल्फा प्लस Na अल्फा, क्या कॉमन आ जाएगा A, तो क्या बचा 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा, करेक्ट। अब चूंकि I की परिभाषा क्या है बताओ, भूल गए होंगे तुम तो। I की परिभाषा थी, एक तो ये लाइन आती है, लाइन के ऊपर आते हैं एक्चुअल, मतलब जो प्रायोगिक वैल्यू होती है वो कणों का प्रायोगिक मान डिवाइडेड बाय सैद्धांतिक मान। तो कण कितने हैं, A इंटू 1 प्लस N माइनस 1 इंटू एल्फा। आई और एल्फा में तो संबंध लाना चाहते थे हम, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा A थे और ये हो गए, A से A कट गया,
तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन आ गया, i इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फ़ा। अगर मुझे अल्फ़ा की वैल्यू पता है तो मैं आराम से i फाइंड कर सकता हूँ। तो जो तुम NaCl वेनेसियल की बातें कर रहे थे ना, डबल हो जाता है, अपने आप ही i आ जाएगा उसमें, डबल होना है ट्रिपल होना है वो अपने आप i में आ जाएगा, वो अपने आप ही i में आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, विद्युत अनअपघटय के लिए अगर मैं पहली सिचुएशन बनाऊं, विद्युत कहाँ से बेटा, अतः से देखो प्रायोगिक वैल्यू मतलब कुल मोल वास्तव में कितने हैं, तो क्या करेंगे, यही तो है, टूटने के बाद जो बच गए वो प्लस जो बन गए वो दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब क्रियाकारक और उत्पाद को जोड़ देंगे, पानी में ही तो है दोनों, तो दोनों को ऐड कर दिया, ए को कॉमन ले लिया, इधर 1 बचा, प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा, इन दोनों में पूरे में ए कॉमन आ गया, फिर इन दोनों में एल्फा कॉमन आ गया बेटा, n प्लस का है 1 माइनस का हो जाएगा। अब आई की डेफिनेशन क्या होती है, आई क्या होता था, आई अनुपात होता है किसका, वास्तविक मान बटे प्रायोगिक मान, या वास्तविक कणों की संख्या बटे प्रायोगिक कणों की, वास्तविक कणों की संख्या बटे सैद्धांतिक कणों की संख्या। तो ये दोनों का अनुपात ले लिया हमने, इसका और इसका, ए से ए कट गया, ये फॉर्मूला आ गया, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा आराम से याद रह जाता है। अब इसी में अलग अलग केस बना रहा हूँ मैं, जैसे विद्युत अनअपघटय, विद्युत अनअपघटय के लिए अगर मैं सोचूं तो बताओ एल्फा की वैल्यू क्या होती है, 0। अतः अब उस फॉर्मूले से, बिना फॉर्मूले भी हमने बताया था ना आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसके सैद्धांतिक गुण और वास्तविक गुण सेम ही आएंगे, अगर टूटा ही नहीं तो गुण सेम ही आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, बोलो। तो यहाँ से अल्फा का मान, यहाँ से अल्फा का मान कितना रख दो, 0 रख दो, तो आई बराबर क्या आ गया बताओ, 1 आ गया, आई का मान क्या आ गया 1। और वैसे भी सोच लो यार, आई क्या था, ए बाई ए तो रहेगा, टूटा ही नहीं, तो पहले भी ए था बाद में भी ए था, ए बाई ए 1 ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्लियर। तो बताओ विद्युत अनअपघटयों के लिए आई का मान कितना होता है, 1 होता है, मतलब सैद्धांतिक ज्ञात कर लो चाहे प्रायोगिक ज्ञात कर लो, एक ही बात है, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए चलिए बेटा, लिखते भी चलो समझते भी चलो, खोपड़े में फिट करते चलो चीज़ों को। सेकंड, विद्युत अपघटय हो। अब विद्युत अपघटय में दो बातें होती है, प्रबल विद्युत अपघटय और दुर्बल। तो मान लेते हैं कि प्रबल विद्युत अपघटय है, तो प्रबल विद्युत अपघटय के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी आती है, 1। अतः आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, n, मतलब जितने टुकड़ों में टूटता है वही आई हो जाएगा। अरे किसी के 10 टुकड़े हो गए तो आई की वैल्यू 10 आ गई कि नहीं आ गई, लेकिन वो पूरा टूटना चाहिए। अब कोई आंशिक टूट रहा है तो दुर्बल विद्युत अपघटय है, तो भैया टेस्ट में तैयारी सही कर लेना। एडवांस का है टेस्ट इस बार, पता है क्या तुम लोगों को एडवांस का है, अरे तो बेटा तैयारी से ही कर लेना है, अगर 10-20 नंबर भी आ जाएं तो भगवान का शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि भाई एडवांस में तुम जानते हो 100-150 नंबर ही बहुत मुश्किल आते हैं। तो पूरी तैयारी रखना अपने पूरे दमखम से, 3 ही चैप्टर हैं, तीनों चैप्टरों को तो बिल्कुल खा जाओ एक एक चीज़। तो इसमें अल्फा ना तो 0 ना 1 है, तो इस केस में आपको अल्फा की वैल्यू रखनी ही पड़ेगी, करेक्ट। बस हो गया काम अपना, आराम से ये बना लेंगे। इसके एग्जाम्पल बनाओ चलो। फॉर एग्जाम्पल
मैं इधर लिख रहा हूँ प्रजातियाँ, और इधर तुम लिखोगे उसका n, फिर इधर लिखोगे i। जैसे मैंने लिखा H2SO4, बताओ n की वैल्यू क्या होगी, कितने टुकड़ों में टूटेगा ये पगलेट। ये n क्या है, n वो है, हाँ 3 टुकड़ों में टूटेगा, 2H+ और एक ये। n क्या है, जितने टुकड़ों में टूटता है। तो i की वैल्यू, अब ये प्रबल है या दुर्बल है, प्रबल, तो प्रबल के लिए i की वैल्यू 3 आएगी। HCl है, यूरिया है, बताओ n की वैल्यू क्या आएगी, टूटेगा ही नहीं, ये तो टूटेगा ही नहीं। n तो इसमें मतलब एक से एक ही बना, मतलब ये तो है नहीं, n है कितने टुकड़ों में टूटता है, तो n इसके लिए मतलब डिफाइन ही नहीं है, फिर अपन कैसे करेंगे इसको, एक से एक ही बना, एक टुकड़ा भी नहीं बना, मतलब 0 टुकड़े बने, 0 टुकड़े बने इसके तो यार, टुकड़े हुए ही नहीं। i की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अल्फा 0 से आ गया ना, 0 करते ही 1। अच्छा, और मान लो एसिटिक एसिड है CH3COH, और अल्फा दे रखा है 20%। पहले बताओ ये कितने टुकड़ों में टूटता है, 2, और आई की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, 2। फॉर्मूला लगाओ, 1+2 - 1 इंटू अल्फा कितना है, 0.2% है वो, तो बेटा 1.2 आ गया ना, ये आएगा इसका 1.2, करेक्ट। हाँ, अब एक और बना दो तुम, देखें, इधर कर लेता हूँ मैं उसका प्रोग्राम सेट। मान लो तुम्हें दे रखा K4FeCN6, सॉलिड स्टेट को बढ़िया मजबूत कर लेना सब लोग, बढ़िया पढ़ गए। इसमें अल्फा दे रखा है, मान लो ये 90% डिसोसिएट होता है, कितना परसेंट, 90। अब कुछ नहीं दे रखा होता है, सोल्ट होता है तो 100% मान लेते हैं। बताओ n की वैल्यू क्या होगी, कितने टुकड़ों में टूटता है ये, 5। गुड, हाँ बेटा अलर्ट रहो, इनमें छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। हाँ, और अल्फा फटाफट सॉल्व दिमाग में रखो, अरे सॉल्व थोड़ी करोगे यार, खोपड़ी में सॉल्व करो सीधा, 1+5 - 1 इंटू 0.9, ऐसे सॉल्व करो सीधे। 4.6, गुड गुड, 4.6 आ गया बस। अब इस 4.6 के हिसाब से पाई, जैसे मान लो तुम्हें इस विलियन का, इसका कोई विलियन दे रखा है बेटा, और तुम्हें बोलेगा इसका क्या ज्ञात करो, इसका परासरण दाब पाई ज्ञात करो, तो फॉर्मूला क्या आएगा, ICRT। तो अब इसमें आई का मान 4.6 रखना पड़ेगा तुम्हें, समझ गए ना आई कैसे काम आएगा। सभी अणु संख्या गुणधर्मों में आई काम आने वाला है, इसलिए एक अणु संख्या गुणधर्म पढ़ते ही हमें क्या पढ़ना पड़ा, आई पढ़ना पड़ा। अब यही आई बाकी 3 में भी काम आ जाएगा। अच्छा, विष्णोइया कोई बोल रहा था कि आई की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है। कब कम होती है, जब कणों की संख्या क्या हो जाती है, कम। और कणों की संख्या कम कैसे होती है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, संगुणन की मात्रा, और संगुणन की मात्रा क्या होती है, अल्फा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, अब ये तो हो गया काम अपना। नेक्स्ट हेडिंग है संगुणन की मात्रा
वियोजन की जगह मैं लिख दूंगा संगुणन की मात्रा, और अल्फा की जगह मैं लिख दूंगा बीटा, वन टॉप गुणांक आई ही रहेगा। तो ये हो गया संगुणन की मात्रा बीटा व वन टॉप गुणांक आई में संबंध। माना कोई विलेय, अब इसमें टूटेगा या जुड़ेगा? जुड़ेगा। ए एन निम्न प्रकार से, ए निम्न प्रकार से संयोजित होता है। संगुणित होता है, तो ये रिएक्शन अब उल्टी हो जाएगी बेटा। बड़ा कैसे हो गया रे ये? ए कन्वर्ट इनटू ए एन, जैसे बनता है ना, द्विलक बनता है, त्रिलक बनता है। जैसे मान लो एन ए आपस में चिपक के क्या बन गए? ए एन। बताओ इसमें मोलों की संख्या घटेगी या बढ़ेगी? संगुणन के बाद घटेगी। क्यों? क्योंकि एन कण आपस में चिपक कर एक कण बन रहा है, तो कणों की संख्या घटेगी। मान लो द्विलक बनता है तो कणों की संख्या क्या हो जाएगी? द्विलीकृत होता है तो आधी हो जाएगी। एन का मान क्या रहेगा? 2। समझ गए? मान लो त्रिगुणित हो गए, ट्राइमर बन गए, त्रिलक, जैसे होता है ना बहुलक, ऐसे बन गए त्रिलक, तो कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। हाँ, तो इसी तरीके की अब मुझे ये बताते चलो बच्चों तुम लोग कि भैया यहाँ मैंने ए लिया, डेफिनेटली ये सिद्धांतिक ये 0 था। ए में से कितना गया? x जाएगा या nx जाएगा? ए में से x जाएगा, nx जाएगा? बेटा x भी जा सकता है, y भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है, हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी है। nx भी सही है और x भी सही है, y भी सही है, 10x भी सही है, ये तो हमारी मर्जी है, लेकिन उसके बाद हमारी मर्जी नहीं चलेगी। तो अगर मैं x ले रहा हूँ तो फिर यहाँ क्या आएगा ये बता दो। चल तुम, मान लो मैंने x ले लिया, x/n, और अगर nx लेता तो nx लेते तो x आ जाता। समझ गए बात को? तो हम कुछ भी ले सकते, उसकी टेंशन नहीं करनी भाई। nx को x ले लिया ना हमने, तो ये -x हो गया, तो बेटा ये हो गया x/n। क्लियर? अब संगुणन की मात्रा के हिसाब से x यही आएगा, फिर से अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? बीटा। कि 1 होता तो कितना संगुणित होता? तो बताओ बीटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a इंटू बीटा। समझ गए क्या लिखना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे? वही डेफिनेशन है बेटा। तो ये बीटा इज इक्वल्स टू आ गया x/a। तो बताओ बीटा की टर्म में क्या बनेगा? ये a माइनस a बीटा, और ये क्या बनेगा बताओ? a बीटा डिवाइडेड बाय n। अब कुल कण कितने हैं? ये हैं। ये कौन से मान है? प्रायोगिक मान है। और ये कौन सा मान था? सैद्धांतिक। कुल प्रायोगिक करेंगे तो a माइनस a बीटा, अल्फा की जगह मैं बीटा ले लूंगा, अल्फा की जगह मैं बीटा ले लूंगा। अरे इससे बढ़िया तो मैं नया ही लिख लेता। बीटा x/n, ये ऊपर x/n या बेटा a बीटा/n? x, अच्छा ये डेफिनेशन होती है बेटा। ये 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाते हैं अपन डेफिनेशन, कि भैया 1 मोल में से कितना संगुणित हुआ। तो बताओ हमने कितने मोल इंट्रोड्यूस किए थे? ए किए थे ना हमने। अब ए में से संगुणित कितना हुआ? x, और बचा कितना? a माइनस एक्स। ये x वो है जो अभिक्रिया में चला गया।
तो a लिया था, a में से चला गया x, तो 1 लेते तो कितना जाता बताओ, 1 लेते तो कितना जाता। हाँ, और उसी को अपन क्या लिखेंगे, x बाय a। गणित में लिखते हैं ना कि इतने में से इतना गया, तो यूनिटरी मेथड नहीं होता क्या बेटा ऐसे कि a में से कितना गया x, तो अगर 1 होता तो कितना आ जाता x बाय a। इसी को बीटा बोलते हैं, डेफिनेशन है ये इसकी। तो ये हो गया a माइनस बीटा, और ये हो जाएगा a बीटा बाय n। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा a, और अंदर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/n माइनस, और यहाँ आ जाएगा बीटा, बस। तो ये तो हो गया 1/n माइनस 1, और ये हो जाएगा बीटा। ए से ये कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारा एक बढ़िया सा प्यारा सा फॉर्मूला बन जाएगा। I इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/n माइनस 1, बस इसमें 1/n आ गया, और उसी से ये लेस देन 1 बन जाएगा बीटा, बस खत्म। यहाँ n का मान वगैरह अपन देखें, n क्या है, यहाँ n है कितने कण आपस में चिपके हैं, कणों की संख्या जो संयोजित होते हैं, n है संयोजित होने वाले कणों की संख्या, संयोजित होने वाले कणों की संख्या। जैसे द्विलक है, क्या बना द्विलक, तो बताओ n बराबर क्या होगा 2। त्रिलक के लिए 3, इस तरह से। चतुर्लक के लिए 4, पंचलक के लिए 5, ऐसे चलता जाएगा, 2-3 से काम हो जाएगा तुम्हारा। ये है बेटा क्लियर। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना है, ध्यान रखने का मतलब है नोट लिखना पड़ेगा हमें, नोट, क्योंकि वो चीज़ कई बार एग्जाम में देता नहीं है एग्जामिनर, ये मान के चलता है कि बच्चों को पता है। नोट CH3COH एसिटिक एसिड जानते हो ना, द्विलक बनाता है, पानी में नहीं बनाएगा क्योंकि पानी में तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, तो ये टूट के डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन बेंजीन विलायक में, क्योंकि बेंजीन के साथ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इसके खुद के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो CH3COH बेंजीन विलायक में, बेंजीन विलायक में द्विलीकृत होता है, ये याद रखना पड़ेगा, वो द्विलीकृत होता है, मतलब n का मान 2 रखो। कैसे होता है देखो द्विलीकृत, ये CH3 का मतलब होता है ना अपने को COH, एक तो ये हो गया, एक होता है डबल बॉन्ड, और ये CH3, यही है, इधर से उल्टा COH डबल बॉन्ड OCH3, मतलब 2 कण आपस में चिपक जाते हैं, कौन से बॉन्ड की वजह से बताओ, ये डॉट डॉट कौन सा बॉन्ड है। हाँ, तो इस तरह से। पानी में ऐसा क्यों नहीं होता, पानी में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि पानी में वाटर के साथ बॉन्ड बनेगा, तो बीच बीच में वाटर आ जाएगा, तो ये खुद वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और उस केस में आयोनाइज हो जाता है ये, जबकि इस केस में ये द्विलीकृत हो जाता है। ये है मामला इसका, क्लियर। चलो आगे बढ़े। चलो, ये तो आज 2 बातें कर ली हमने बेटा, अल्फा के साथ आई का संबंध और अल्फा के साथ बीटा का संबंध, ये तो हो गया काम। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल देता हूँ आप लोगों को, पहले उनको सॉल्व करो। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखें। किसी विलयन में
27 डिग्री ताप पर 0.2 m बेरियम क्लोराइड व 0.3 m अमोनियम क्लोराइड उपस्थित है हो तो इस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। लिखवा दिए ना, दिख नहीं रहा है क्या तुम्हें स्क्रीन पे पागल? सबके ब्लैक आ रही है क्या रे? अरे भैया तेरे ब्लैक आ रही है, तू तेरी स्क्रीन को सही कर, फोन को बंद कर, गर्म हो गया होगा फोन। हीटिंग इफेक्ट आ गया होगा, हीटिंग, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव हो गया। क्या फॉर्मूला लगेगा विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव में? I²RT टाइम का फंक्शन है, जितना टाइम चलेगा उतनी हीट जनरेट करेगा। करंट को कम करो। आंसर बोलो। दो मिनट का सवाल है, वैसे तो 1 मिनट का ही है, लेकिन तुम कोई मरीज है तो उसके लिए 2 मिनट का मान लो। क्या करेंगे इसमें? कितने विलेय हैं? 2। 30 आ रहा है। 2 विलेय है बेटा, इसमें तो फॉर्मूला लगेगा दोनों के लिए अपना अपना I/R/T। तो पाई इक्वल्स टू I1C1 प्लस I2C2 R/T। बस अब डेटा रखने हैं इसमें। I1 को मैं पहले वाला मान लूं। बताओ इसमें अल्फा नहीं दे रखा है तो ये कितना आ गया इसका I? 3 टुकड़ों में टूटेगा ये, 3 में तो 3, और इसकी कंसंट्रेशन है 0.2। तो जो हम डबल ट्रिपल करते थे वो I के अंदर अपने आप आ जाएगा। अब समझ गए होंगे आप लोग कि NaCl को जो डबल करते थे, पहला जो एग्जांपल बनाया था जब हम I नहीं जानते थे तो कणों की संख्या हम सीधे ज्ञात कर रहे थे। अब हम I जानते हैं तो हम सीधे खुद दिमाग नहीं लगाएंगे, अपने आप I में आ जाएगा जो भी आना होता है। I की वैल्यू यहाँ से, इसके लिए बताओ कितनी होगी I की वैल्यू, कितने टुकड़ों में? इसके लिए I कितना आएगा? हर विलेय का अपना खुद का I होता है, तो 2 इंटू 0.3 और इसको 1/12 ले लें, 300। तो बेटा ये तो कट गया 25 टाइम्स, और ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1.2। तो 12 से 12 भी कट जाता, फिर 30 आ गया ये तो यार, लगभग 30 ATM आ जाएगा, ऑलमोस्ट 30, क्योंकि 1/12 ऑलमोस्ट है, तो लगभग 30 ATM आंसर आ जाए। यही आया था क्या पक्का? अच्छा, कभी कभार अभिक्रिया हो के अवक्षेप बन जाता है, तो मान लो 2 पदार्थों में अभिक्रिया हो गई और अवक्षेप बन गया, मान लो इन दोनों में अभिक्रिया हो जाती, इसमें मान लो हो जाती और अवक्षेप बन जाता,
तो फिर क्या करते, अवक्षेप को विलयन में मानते या विलयन से बाहर मानते? बाहर मानते। तो ये लाइन और लिख लो, नॉट, अगर मान लो बहुत टफ क्वेश्चन बनता है तो थोड़ा सा घुमा फिरा कैसे बना सकते हैं, तो नॉट यदि दो विलयनों को मिलाने से अभिक्रिया हो जाए तो विलयनों को मिलाने से अभिक्रिया हो जाती है तो मोल मोल एनालिसिस करने के बाद जो उपस्थित होते हैं वो अणुसंख्यक गुण निर्धारित करेंगे बेटा। तो अभिक्रिया के बाद उपस्थित प्रजातियां विलयन के कौन से गुण निर्धारित करती है? अणु संख्य गुण निर्धारित करती है। वह अवक्षेप को विलयन से बाहर मानते हैं। अवक्षेप बनता हो तो उसे विलयन से बाहर मानते हैं, मतलब वो विलयन का पार्ट नहीं है, वो विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्मों में उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम आराम से ये क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा एक काम हो जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। क्या नाम था रे बेटा दूसरी अणुसंख्यक गुणधर्म का? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा P/P। ये है हमारी हेडिंग, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो सबसे पहले वाष्प दाब पढ़ना पड़ेगा, फिर उसका अवनमन क्या होता है वो, और फिर किसके सापेक्ष होता है वो। बस इतना ही काम है अपना। तो पहले नंबर पे डाल लो वाष्प दाब। इसके बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ वापस। वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प का दाब होता है क्या? होता तो वाष्प का दाब ही है, लेकिन हमेशा नहीं। हाँ, जब साम्य अवस्था होती है तब। बिल्कुल बिल्कुल, द्रव और वाष्प दोनों हो और उनमें साम्य हो तब। तो साम्य पर किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसकी सतह, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसकी सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, चलो एक बात तो क्लियर हो गई। अब मेरे पास दो वाष्प दाब होंगे, एक मैं लूंगा विलायक और एक मैं लूंगा विलयन। विलायक का वाष्प दाब
इसको मैं बोलूँगा P, और विलियन वाले को, विलियन का राउट का नियम पढ़ा था ना हमने वाष्प दाब वाले में, उसी का एडवांस थोड़ा सा आगे का फॉर्मेट है ये, विलियन का वाष्प दाब, इसको मैं बोल देता हूँ PS, करेक्ट। अब यहाँ दो कंटेनर बना रहा हूँ मैं, उन दोनों को ध्यान से देखो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें ये सतह के कण हैं, इसमें भी सतह पर कण है, ये है विलायक और ये है विलयन, करेक्ट। बताओ इसकी सतह पर कितने प्रकार के कण होंगे? विलायक की सतह पर एक ही प्रकार के होंगे, करेक्ट। और इसकी सतह पर, विलयन की सतह पे मतलब एक से ज्यादा प्रकार के होंगे। मान लो मैंने ये दिख रहा है ना, दो वाइट वाइट कर दिए, ये थोड़ा अलग कलर कर देता हूँ, चलो ये देखिए, ये रेड कर दिया मैंने, ये कौन है? विलय है, विलायक का जो रेड कर दिया वो कौन सा विलय? हाँ ये याद है हेडिंग शुरू में, अवाष्पशील विलय है, ठीक। चलो यहाँ वाष्प बनेंगी, बनेंगी कि नहीं बनेंगी बताओ? बनेंगी। और इस वाष्प में कितने प्रकार के कण होंगे? इधर यही तो वाष्प में जाएगा, एक प्रकार के। और इसकी वाष्प में कितने प्रकार के कण होंगे? अरे भाई, अरे पागल मत हो रे, पागल मत हो, विलय तो अवाष्पशील है, देखो कितने जल्दी तुम लोग चूक गए ना। तो इसमें भी यहाँ कौन है? दोनों, ये भी विलायक ही है, दोनों में ही विलायक है, क्योंकि उड़ता विलायक ही तो है। इधर तो दोनों में विलायक ही है बेटा, लेकिन ये दो कण उड़ नहीं रहे, तो इसमें उड़ने वाले कण कम हो गए कि नहीं हो गए सतह पे? बताओ। तो यहां जो दाब बनेगा उसको मैं कहूंगा PS, और यहां जो दाब बनेगा उसको मैं कहूंगा P। तो बताओ उड़ने वाले कण किधर कम हो गए, विलयन में या विलायक में? विलयन में। इसलिए विलयन का वाष्प दाब क्या आता है? कम, विलायक से कम आता है। अब दोबारा मैं बोलूं तो क्या आएगा? देखो, मान लो आपके सामने शुद्ध विलायक रखा हुआ है, करेक्ट। उस विलायक का दाब नोट कर लो, मान लो उसका दाब आ गया P। अब उसी पात्र में आप नमक मिला दो और अच्छी तरह मिक्स कर दो, तो नमक मिलाने की वजह से उसका वाष्प दाब घटेगा या बढ़ेगा? बोलो, घटेगा। और यही ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग में कि अवनमन मतलब घटेगा। बताओ किसकी वजह से घटा वो? विलय की वजह से या विलायक की वजह से? विलय की वजह से। अब जितना ज्यादा विलय मिलाऊंगा उतने ही ज्यादा कण सतह पर भी आएंगे और उसका दाब उतना ही ज्यादा कम हो जाएगा। इसलिए दाब में अंतर हमेशा बढ़ेगा या घटेगा? दाब तो घटेगा, लेकिन इन दोनों में अंतर हमेशा अंतर बढ़ेगा। और वो अंतर किसके सापेक्ष है? वो अंतर सापेक्ष समझते हो ना, जो शुरू वाला था वो P था, शुरू वाला हमारे P था, लेकिन P के सापेक्ष वो तो कम हो गया, विलायक के सापेक्ष। गुड। तो डेल्टा P बाई P हमेशा कणों की संख्या के समानुपाती चलेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अणु संख्य गुण धर्म। कौन से धर्म? अणु संख्य गुण धर्म। तो आई थिंक ये वेरी क्लियर हो गया होगा कि विलयन और विलायक में, मतलब आपको सपने में भी कोई आके पूछ लेना कि विलयन और विलायक में से किसका वाष्प दाब ज्यादा होता है, तो आप किसका बोलोगे? विलायक का। लेकिन इसमें एक शर्त है बेटा। क्या शर्त है? विलय क्या होना चाहिए? हाँ, हमें
हमेशा नहीं होता। स्टूडेंट क्या है, कुछ चीज़ों को ज़्यादा दिल से ले लेता है तो फिर वो नेगेटिव और दिला देता है उसको। क्यों? क्योंकि उसने याद कर लिया मतलब कि विलियन का कम ही होता है, कम ही होता है, कम ही होता है। अब क्वेश्चन आ गया मस्ट बी, तो हमेशा कम होता है, गलत हो जाएगा। शर्त है अगर अवाष्पशील विलेय है तो हमेशा कम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बात समझ में? अब इस बात को बेटा नोट करते हैं, इस बात को नोट करते हैं। तो विलयन में अवाष्पशील विलेय होने के कारण, विलयन में अवाष्पशील मतलब इसमें हमने विलेय मिला दिया तब ये बन गया विलयन, विलेय मिला दिया ये बन गया विलयन। विलयन में अवाष्पशील विलेय के कारण वाष्पशीलता घट जाती है, उड़ने की ताकत घट जाती है, अतः वाष्प दाब घट जाता है, अतः वाष्प दाब घट जाता है। तो ये P ही घटकर क्या बन जाता है? P ही घटकर क्या बन जाता है? PS, अतः वाष्प दाब घट जाता है। तो अवनमन मतलब, अब ये तो क्लियर हो गया, P इज ग्रेटर देन PS। अब आते हैं कि वाष्प दाब में अवनमन कितना हुआ। वाष्प दाब में अवनमन ये तो सिर्फ होता है डेल्टा P, मतलब कितना अंतर आया, और हमेशा उच्च माइनस निम्न करेंगे, तो P माइनस PS, ये आ गया अवनमन डायरेक्ट। अगर तुमसे पूछे अवनमन ज्ञात करो तो पहले P ज्ञात कर लो, फिर PS ज्ञात कर लो, अंतर ज्ञात कर लो। अब हमें क्या लाना है? आपेक्षिक अवनमन, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हिंदी में क्या बोलेंगे? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। बताओ ये किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा P किसके सापेक्ष था? P के सापेक्ष, डेल्टा P बाय P हो जाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और ये अवनमन किसकी, कौन से कणों की संख्या के समानुपाती होगा? विलेय या विलायक? है विलेय। जितना ज्यादा विलेय डालेंगे डेल्टा P उतना ही बढ़ेगा। डेल्टा P जैसे मान लो ये मैं इसको मैं बोल रहा हूँ P, तो ये बनेगा PS, नीचे जाएगा ये, तो इन दोनों का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस होगा इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा P। तो जितना ज़्यादा विलेय डालेंगे तो ये उतना ही नीचे जाता जाएगा, और डेल्टा P क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा डिफरेंस। ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, चेंज तो ये हो रहा है, चेंज तो ये हो रहा है। आई थिंक ये मामला क्लियर होगा सबके दिमाग में। मान लो क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है किसी को। अब बेटा इसी में अगर मैं राउल्ट का नियम लगा दूं, कौन सा नियम लगा दूं? राउल्ट का नियम, तो एक मज़ेदार फॉर्मूला आ जाएगा, बहुत ही जानदार शानदार फॉर्मूला निकल के आ जाता है। फॉर्मूला लगाएं, सीधा लिख लेते हैं, चलो बार बार क्या फॉर्मूला लगाएंगे यार। ये देखो, तो राउल्ट के नियम से ऐसे लिखते ही लग जाता है राउल्ट का नियम, वो तुम रफ में कर लेना फिर। तो मैं नेक्स्ट इसी को आगे लिख रहा हूँ, मैंने पेज बदल दिया मैंने। राउल्ट के नियम से चलो डेरिवेशन करें या मतलब सीधा लपेट लें? क्या विचार है तुम्हारे? डेरिवेशन करें, चलो कर लेते हैं फिर। तो राउल्ट के नियम से बेटा जो प्रेशर बन रहा था, जो मुझे बताओ राउल्ट के नियम से, एक बार ये फोटो बनाते हैं चलो। विलियन की फोटो है ये। इस विलियन में यहाँ दो प्रकार के कण थे, ये कुछ नहीं उड़ने वालों को ऐसे मजबूत कर लेना तुम लोग। और यहाँ जो दाब बनता है उसको मैं क्या बोल रहा था?
पी एस। अब तुम इस पे राउल्ट का नियम लगाओ जो पहले पढ़ा था तुम लोगों ने, याद है क्या? पहले वाला नियम क्या था, याद है? क्या था बेटा? पी आई, गुड गुड गुड, पी आई इज इक्वल्स टू था एक्स आई इंटू पी नोट आई। बोलो, था कि नहीं था? अरे बोलो, था। अब मुझे बताओ पी आई यहाँ पे क्या है? पी आई क्या है यहाँ पे? पी एस। बोलो। अरे आई का मतलब किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर, किसी आई प्रजाति का। पहले मुझे बताओ आई कौन है इसमें, यहाँ आई कौन है? आई का नाम बताओ। जैसे वहां करते थे ना अपन ए बी सी डी, यहाँ आई कौन है? विलय, विलायक? विलायक। अरे वाह यार, तुम तो पहचान गए बच्चों, मजा आ गया फिर तो। उड़ने वाला तो विलायक है यहाँ पे, तो आई विलायक है यहाँ पे। गुड। जिसका जैसे वहां याद है ना, इसको ए लिखा था, बी लिखा था जो वाष्प में गया था, तो यहाँ केवल विलायक वाष्प में जा रहा है, तो आई है विलायक, तो पी एस। लेकिन आएगा पी एस ही है, क्योंकि इसको पी एस बोला है हमने यहाँ पे। शुद्ध का क्या था? शुद्ध का पिछले वाली फोटो देखो, शुद्ध का था ये पी, जिसको मैं पी नोट बोला था वहां पे। थोड़ा आ रहा है दिमाग में? इसको कंपेयर कर पा रहे हैं? हाँ, और ये क्या आएगा? कैपिटल एन स्मॉल, ये किसका मोल भिन्न आएगा? मोल भिन्न आएगा विलायक का। जितना ज्यादा विलायक होगा उतना ही ऊपर दाब ज्यादा होगा, तो एन विलायक और गुणा पी नोट आई को मैं क्या बोलूंगा? पी। कि जब वो शुद्ध था, देखो दोबारा, जब अकेला जल था तब इतना दाब था, जब दुकेला हुआ तो इतना दाब हो गया। समझ गए? अब मुझे बताओ, विलय मिलाने से ये वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? ये वैल्यू विलय मिलाने से घटेगी। अरे वाह, गुड। ये वैल्यू घटेगी क्योंकि परसेंटेज डाउन हो जाएगा ना इसका। पहले तो प्योर था तो 1 था ये, जैसे जैसे हम उसमें मिलाएंगे विलय तो इसका जो फ्रैक्शन है वो घटता जाएगा, इसी की वजह से वो पी एस आएगा। चलो, अब मैं इसको, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 माइनस एन की जगह यार एक्स लिखते हैं अपन, है ना? शायद एक्स करते हैं इसको, एक्स, मोल भिन्न को एक्स लिखते हैं ना, एक्स विलायक, तो ये हो जाएगा एन माइनस एक्स विलेय 1 माइनस। क्या बताओ, ऐसा नहीं लिख सकता मैं? इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या मैं? अब बेटा इसको सॉल्व करने का जुगाड़ सेट करो, देखो वही चीज़ आ जाएगी जो हमने पहले पढ़ी थी। इसको p से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन गया? p माइनस एक्स विले इंटू पी। बताओ, ये आ गया पी एस। अब इस एक्स पी को इधर ले आओ तो बताओ क्या बना ये? p माइनस पी एस इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ रे? और अपॉन पी भी कर दो यार साथ के साथ ही, तो बताओ क्या आया? एक्स विले आ गया। अब बताओ ये क्या था? डेल्टा पी बाय पी, यही तो था आर एल वी पी, यही था डेल्टा पी बाय पी। तो बताओ किसके बराबर आ गया ये? एक्स विले के बराबर आ गया। अब तुम दोबारा दिमाग लगाओ अलग तरीके से। हमने क्या कहा था? विले जितना ज्यादा होगा ये वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और ये भी तो ज्यादा ही होगा। बताओ, कहा था नहीं कहा था तुम ही लोगों ने कि विलय जितना ज्यादा होगा अवनमन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट खोपड़ी में याद हो जाना चाहिए। बोलो बेटा। राउल्ट नियम आदर्श विलीन के लिए लगता है? ऐसा तो कुछ नहीं है, मिश्रण के लिए है। बस आदर्श तो उसको बोलेंगे कि आदर्श में पी आई उसका टोटल वाष्प दाब जो है वो उसके बराबर हो जाना चाहिए, है ना? हाँ, तो इसमें बेटा ये, हाँ ये इसमें क्या हो गया देख, यही फॉर्मूला है ये, पी टी इज इक्वल्स टू एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। अब अवाष्पशील का पी नोट बी ही क्या हो गया? 0। अवाष्पशील में उसका दाब ही खत्म हो गया ना, एक का विलय, ए को मान ले विलायक, बी को मान ले विलय, तो ये टर्म खत्म हो गई उसकी, तो यही बचा सिर्फ। तो उसका कुल दाब जो आएगा वो उसी के बराबर आएगा बस।
समझे? अच्छा, अब I के साथ ये तो फॉर्मूला विलेय इसमें वियोजित हो रहा है, संगुणित हो रहा है, या कुछ भी नहीं हो रहा है, तब है ये फॉर्मूला। क्या ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है? ये नहीं। अभी तो बेटा अगर विलेय के टुकड़े टुकड़े हो गए तो बताओ विलेय के मोल भिन्न बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे? मान लो इसमें विलेय, मान लो इसमें n मोल विलेय है, n छोटा n तो विलेय हो गया और बड़ा N विलायक हो गया। बड़ा N कौन हो गया? विलायक। तो बताओ इसमें x मोल भिन्न विलेय की क्या आएगी? आया क्या ये समझ में? अब ये मोल कौन से हैं? ये वो हैं जो हमने उसमें ऐड किए हैं, लेकिन उसके अंदर ऐड होने के बाद वो वियोजित भी हो सकता था और बोलो संगुणित भी हो सकता था। तो वियोजित और संगुणित होने से स्मॉल n बदलेगा या कैपिटल N? वियोजित या संगुणित होने से कौन बदलेगा, स्मॉल n कैपिटल N? स्मॉल n। तो इस जो जो घोटाला हो रहा है वो घोटाला स्मॉल n में होता है, क्लियर? तो उस घोटाले को हटाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? आई लगाना पड़ता है। गुड। तो आई के साथ, आई के साथ, गुड गुड। अब बस बस हो जाएगा काम बेटा। तो आई के साथ क्या फॉर्मूला बन जाएगा? डेल्टा पी बाय पी इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ एन। अब टूटे जुड़े कुछ भी हो जाए इसमें आ गया, अपॉन आई इंटू एन प्लस कैपिटल एन। बताओ मामला समझ में आया कि नहीं आया? अगर न जुड़ रहा है न टूट रहा है तो आई का मान ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो हमेशा मान्य फर्स्ट वाला फॉर्मूला है या सेकंड वाला? हाँ, ज्यादा खतरनाक ये है, ये सबके लिए काम करेगा। तो यही याद रखो बेटा, या उसको रख लो, आई लगा देना यार, एक ही बात है, क्योंकि इसको याद रखने में थोड़ा आसान है। एक्स विलेय, दैट्स इट। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, इसका शब्दों में बोल के बताओ मुझे इसको तुम। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है। क्लियर? आया मामला? अब बेटा इसके सारे सवाल यहां से आराम से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इसके एक दो फॉर्मूले और बना लेंगे अगली क्लास में। ठीक बात? आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि। चलो बच्चों, हमारा सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एंडिंग पे चल रहा है। होमवर्क साथ के साथ करते रहो। हाँ, ऑफलाइन तो खुल ही जाएगा यार। खुल गया, तुम तो आ जाया करो ना। खुल गया, बच्चे तो आ रहे हैं डाउट आउट के लिए। कर लो तुम तो तुम्हारा प्रोग्राम सेट। अरे वो क्लासेज ही हैं यार, 1 तारीख से आ जाएगा मामला। दीपावली